हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एलपीजी मॉडल पर चर्चा करेंगे ना। एलपीजी मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है ना, क्यों लाई गई, इसके पीछे के कारण क्या है ना, और इसका प्रभाव क्या है पड़ा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और इसकी कमियां है ना क्या हुई, यानी इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो एलपीजी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 24 जुलाई 1991 को लाई गई। उसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसकी पृष्ठभूमि के जानने के क्रम में हमें यह पता लगता है कि भारत जब आज़ाद हुई स्वतंत्रता के बाद से 1947 के बाद भारत का उस समय की जो मनोदशा थी बिल्कुल ही एक फियर की, डरा हुआ सा, क्योंकि जस्ट ब्रिटिश से इसको आज़ादी मिली थी और एक तरह से ब्रिटिश वाले कंपनी के रूप में ही भारत आए थे, है ना। और एक तरह से उपनिवेशवाद ही कहिए कि उपनिवेशवाद के प्रभुत्व में हम लोग थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीयों को ये था अनुमान कि अब भारत में रामराज कायम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में उस समय की जो स्थिति थी वो गरीबी, है ना, बेरोजगारी, अशिक्षा, है ना, उद्योग की कमी, ये भारत का जो बेसिक सिचुएशन था ये था। आज़ाद तो हुए बट आज़ादी का मतलब बस आज़ाद ही हुआ, ये नहीं कि उनमें कोई बहुत अचानक से आमूलचूल परिवर्तन हुए, बस वो छोड़ के गए भारत के जिस स्थिति में था उस स्थिति में। तो उसमें भारत का जो आर्थिक सिचुएशन था वो बिल्कुल ही, उसके बाद जो भारत ने अपनाया आर्थिक व्यवस्था वो बिल्कुल ही संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। और संरक्षणवादी में दो चीज़ पे हम लोग देखते हैं, एक है कि आयात प्रतिबंध का नियम लगाए, और दूसरा है कि आयात प्रतिस्थापन का नियम लगाए। आयात प्रतिबंध कहने का मतलब है कि ना विदेशों से आयात न के बराबर करना और भारत के ही जो नवस्थापित उद्योग हों उन्हें प्रोत्साहन देना। और दूसरा है कि आयात प्रतिस्थापन कहने का मतलब है कि छोटी छोटी जो तकनीकी वस्तुएं हैं उसे आयात ना करके और उसे भारत में ही उत्पादित कर करके, है ना, और इससे विदेशी मुद्रा को बचाना और उस विदेशी मुद्रा से पूंजीगत वस्तुओं को क्रय करके, है ना, उद्योग को बढ़ावा देना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत मेन रूप से उद्योग पे ही बल दिया गया था, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन था भारत में बिल्कुल ही संरक्षणवादी नीति ही काम कर रही थी, है ना। भारत में उस समय सार्वजनिक क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस किया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र के तहत जो कार्य था वो उसमें भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो बिल्कुल ही कल्याणकारी और समाजवादी विचार से ओतप्रोत थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर दिया जाए, है ना, सुविधा मुहैया की जाए। लेकिन आर्थिक समृद्धि तो कम थी उस समय भारत में, क्योंकि एक तो उस समय बहुत बड़े उद्योग नहीं थे, जो भी था कृषि ही था, और विदेशों से भी कोई, है ना, आयात निर्यात की बात उतना थी नहीं, क्योंकि संरक्षणवादी नीति, सार्वजनिक नीति और आयात प्रतिबंध, आयात प्रतिस्थापन की नीति भारत में चल रही थी। क्योंकि और ये स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल ही, है ना, फियर फील कर ही रहे थे और किसी दूसरे देश से तालमेल बैठाने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा था।
तो हुआ ये कि इनकम कम, है ना, और व्यय ज़्यादा होने लगा, बजट पे प्रभाव पड़ा। तो भारत सरकार ने आरबीआई से ज़्यादा नोट छपवा दिए। तो ज़्यादा नोट छपवाने से मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ती है, वो हुआ, है ना। उस समय बिल्कुल ही निजीकरण को, है ना, इसमें कोई इंटेंगल नहीं किया गया था। यहाँ पे लाइसेंस राज का बोलबाला था, परिसंपत्ति का बोलबाला था, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र चूँकि इसके पास उतना आय का ये नहीं था, तो इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट सरकार को होती नहीं थी। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि उसमें खाड़ी देशों में भी जो है कुछ युद्ध के कारण तेलों की कीमत बढ़ गए, क्योंकि भारत के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स आयात तो करना ही पड़ते थे। तो उसके कारण भारत में, है ना, विदेशी मुद्रा की बिल्कुल ही कमी महसूस की गई। जब 1980 और उसके बाद 1990 के समय को अगर देखा जाए, तो उस समय का सिचुएशन ये था कि भारत के पास मात्र $1 बिलियन विदेशी मुद्रा बच गई थी। भारत IMF और वर्ल्ड बैंक से जब मदद मांगने गया, तो उन्होंने $7 बिलियन मदद करने का ये किया, बट उसमें भी शर्तें लगाए कि भाई तभी मदद कर पाएंगे जब आप उदारीकरण लाइएगा, है ना, निजीकरण को बढ़ावा दीजिएगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा दीजिएगा, सरकारी खर्चे में 10% तक की कमी लाइएगा, ना, टैरिफ को कम करिएगा, अपने मुद्रा को यहाँ तक अवमूल्यन करिएगा। बहुत तरह के शर्तें दी। अब यहाँ के नीति नियंत्रण जो भी थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि ये शर्त को तो मानना ही है, नहीं तो फिर जो भारत की सिचुएशन था, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, उसको कैसे फुलफिल किया जाता, क्योंकि करना तो था ही उन लोगों के लिए किसी भी शर्त पे समाज कल्याण का काम। तो इस शर्त को मान करके ही और 24 जुलाई 1991 को LPG मॉडल नीति लाई गई। तो LPG लाने के पीछे का ये पृष्ठभूमि, LPG में जो फर्स्ट है, L मीन्स लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। उदारीकरण करने का मतलब है कि जो भी सरकारी जो नियम थे उनमें कुछ उदारीकरण लाया जाए, है ना, और उदारीकरण ला करके और समस्या को समाधान किया जाए। जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में इतने कठोर नीतियाँ थी, लाइसेंस राज था, उन सबको कम करने का ये किया गया। उसी तरह से अगर प्राइवेटाइजेशन देखें, तो निजीकरण में भी यही था कि इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक था कि निवेश निजी क्षेत्र को, है ना, निवेश करने का मौका दिया जाए। तो मौका दिया गया। उसी तरह से इसमें और भी देख सकते हैं, एक तो निवेश हो गया, दूसरा है कि निजीकरण करने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी सार्वजनिक क्षेत्र थे जो अपना जिनका 51% हिस्सा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र या कुछ क्षेत्रों को उन्हें निजीकरण करने का भी अलाउ किया गया कि चलिए, तो निजीकरण का ये किया गया, निवेश का मौका दिया गया। और वैश्वीकरण यानी कि G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण की स्थिति में भी यही किया गया कि जो दूसरे कंट्री का जो भारत में सामान आए या यहाँ से निर्यात हो, वहाँ पे सामंजस्य बैठाया गया कि वैश्वीकरण भी तो ज़रूरी है। तो उस रूल्स को भी ब्रेक कर करके और वैश्वीकरण की दिशा में भारत आगे बढ़ा, जिससे कि विदेशी मुद्रा भारत में अधिक से अधिक आ सके। और विदेशी मुद्रा आने से ही तो कुछ हो पाएगा आयात, विदेशी मुद्रा रहेगा ही नहीं तो अब किस तरह से भारत कोई भी चीज़, है ना, खरीद पाता। तो तीनों ही चीज़ पे बल दिया गया। अब हम इसके प्रभाव पे देखते हैं कि ये तीनों का प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहला है कि आर्थिक समृद्धि की दर तेज हुई।
जो भी आर्थिक समृद्धि की दर थी वो तेज हुई। उसमें 3.5% आर्थिक समृद्धि या उतना का अर्थव्यवस्था था, जो कि 6.5% तक 1991 के बाद बढ़ा। आर्थिक समृद्धि की दर तेज हुई इसके बाद। कहने का मतलब कि ग्रोथ रेट भारत का बढ़ा। ग्रोथ रेट बढ़ाने के पीछे का जो फॉर्मूला है वह निवेश बटा IC/OR, यानी कि निवेश बढ़ाइए और जो उत्पादन की जो लागत है उसको कम करिए। तो निवेश कैसे बढ़ा सकते हैं? तो निवेश एक है कि अपना, है ना, देश के अंदर के सभी वस्तुएं सेवाओं का वैल्यू, और प्लस विदेशों से जो देसी मुद्रा जो प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो ऋण ले रहे हैं, NRIs हो, है ना, FDI हो, FPI हो, तो ये सब मिला करके निवेश कहलाते हैं। तो निवेश बढ़ा और ये देखने को भी मिली कि आर्थिक समृद्धि की दर इसके बाद तेज हुई। तो आर्थिक समृद्धि की दर बढ़ा, ये तो है ही। और दूसरा क्या हुआ? तो इसके बाद अगर देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार भी तो बढ़ा। जब 1991 के दौर था तो उसमें मात्र $1 बिलियन ही बच गए थे भारत के पास, लेकिन उसके बाद अगर देखा गया तो बाद में $600 बिलियन, अभी 2019 में 2021 में सबसे ज़्यादा $643 बिलियन तक का विदेशी मुद्रा भारत के पास थी। तो विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ इससे, है ना, निर्यात में वृद्धि हुआ, आयात में वृद्धि हुआ, विदेशी पूंजी निवेश बढ़े, तो ये सब इसके प्रभाव पड़े, है ना। अब इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हुए। तो नेगेटिव पक्ष में क्या है? क्योंकि विदेशी कंपनी है ना, या निजीकरण ही है, कोई भी हो तो अपना बेनिफिट्स ही देखता है कहीं ना कहीं। पर्सनल बेनिफिट्स होगा तभी वो भारत में अपना निवेश करेंगे या कोई प्राइवेट कंपनी निवेश करेगा। तो इसमें सिर्फ पर्सनल ज़्यादा बेनिफिट्स देखा गया और कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना। सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि LPG में जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स को ही देख करके इसमें कोई भी पूंजी अपना फंसाएगा। और इसी से बचने के लिए तो भारत सबसे पहले संरक्षणवादी की नीति पर चल रहा था, क्योंकि उसे जो मेजोरिटी थी वो भारत की गरीब थी, ग्रामीण थी, है ना, सामाजिक थे, बहुत से कृषि पे ध्यान देते थे। तो उस समय का जो था वो ज़्यादा समावेशी विकास ज़्यादा था। लेकिन LPG मॉडल आने के बाद इसका जो एक है कि रोजगार विहीन समृद्धि भी हुआ, है ना, क्योंकि जो भी विदेशी कंपनी अपना इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो उच्च तकनीक के साथ आएंगे, आधुनिक तकनीक उसमें लगाएंगे, है ना, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन हो, है ना, ज़्यादा क्वालिटी हो और लागत कम हो। तो लागत कम करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उत्पादन की संख्या बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मशीनीकरण करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इससे रोजगार की कमी होगी। रोजगार विहीन समृद्धि भी इसको कहा गया। पहले रोजगार, है ना, 1951 से 81 तक या देखा जाए तो उसमें 3.5% आर्थिक समृद्धि थी और रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा था, 2%। लेकिन उसके बाद आर्थिक समृद्धि तो बढ़ी, 6.7 हुए, लेकिन रोजगार 0.1%। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि रोजगार विहीन समृद्धि हुई, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भाग लिए पूंजीपति लोग लिए और विदेशी लोग लिए, जिन्हें भारत की गरीब जनता, है ना, उन लोग से कोई मतलब नहीं था, कृषक लोग से, बस अपना बेनिफिट्स निकाल करके और चले जाना है। तो मुख्य रूप से LPG मॉडल का यही सार था। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।